वेलकम बैक। आप बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वक्त हो गया है आपके तमाम सवालों के जवाब देने का। और आज लाइव दर्शकों के सवाल हम ले रहे हैं, जहां पर व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भेजे हों आपने या यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजे हों। आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। 9619873567 वो नंबर जहां पर आपके सवाल हम तक पहुंचने चाहिए। अगर आप पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी लाइव है इस वक्त, पुराने शोज़ भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल दीजिए। मेहमान के तौर पर आज आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं हेमंत की CEO वाइस इन्वेस्ट और गौतम कालिया शेर खान भाई PNB पारेपा से। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और संजीव देवनाथ हमारे दर्शक जो कि हेमंत जी सवाल पूछेंगे वो भी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार संजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? ओके, तो आप कुछ निवेश कर रहे हैं पिछले 2 साल से। 9 स्कीम्स हैं आपके पास म्यूचुअल फंड्स की और लगभग 15,500 के आसपास का आपका निवेश है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, म्यूरासिड का आपके पास टैक्स सेवर है, निप्पॉन इंडिया का आपके पास निफ्टी मिड कैप है और नवी निफ्टी मिड कैप भी है और कैनरा का स्मॉल कैप भी है, एक्सिस का भी स्मॉल कैप भी है, ICICI प्रू का नैस्डैक 100 आपके पास है। और मुझे बताइएगा कितने साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है? 20 साल तक। ओके, 20 साल तक 2 करोड़ रुपए ये आपने इकट्ठा करने हैं, राइट? फिलहाल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 5.5 लाख के आसपास है जो आपने हमें डिटेल्स दी है, राइट? थोड़ा भी डाउन है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई खास वजह आपने मिड कैप्स के लिए इंडेक्स फंड्स का चुनाव किया संजीव? ऐसा किसी जगह नहीं है, कुछ वीडियो देख कर साधारण से एनालाइज करके किया था। वही पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो स्मॉल कैप में आपके पास स्मॉल कैप का आपके पास एक्टिव है, मिड कैप के आपके पास दोनों इंडेक्स हैं। हाँ, स्मॉल कैप का 2 रखा क्योंकि स्मॉल कैप में मेरा जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब मैं 2000 इन्वेस्ट करना चाहता था, तो इसलिए एक फंड की वजह में 2 फंड चूज किया और दोनों में एक हजार करके दिया। और फंड्स तो आपने 2 चूज किए हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी आपने इंडेक्स ओरिएंटेड फंड लिया है और एक स्मॉल कैप में आपने एक्टिव स्ट्रैटेजी ली है जहां पे फंड मैनेजर को आपका पैसा जा रहा है। कोई खास वजह है इसके पीछे? पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पर, कोई खास वजह? मैम, मेरा कंफ्यूजन है हमेशा से। तो अगर मैं 2000 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्मॉल कैप में, अगर मैं एक फंड में करूँ या 2 फंड में करूँ, कौन से फायदा, कैसे करने से फायदा होगा? जैसे कि मैं 2000 2 फंड में किया, वो करना चाहिए है या एक फंड में 2000 करना चाहिए? सब आपके सवाल को और आपको बताते हैं कि बदलाव भी आपको कहाँ करने चाहिए। इनफैक्ट जो आपने अलग अलग तरह के फंड्स लिए हुए हैं उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस एक्टिव या पैसिव की ओर आपको जाना चाहिए, और साथ ही इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपके पास है। हेमंत सर, आपके पास होगा मेरे ख्याल से इनका सवाल। तो किस तरह के निवेशक आपको लग रहे हैं इनका पोर्टफोलियो बनाकर देखकर? हेमंत सर, आई थिंक इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं कविता। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने जो प्लानिंग करने की जरूरत है टारगेट तक पहुंचने के लिए, SIP करना, कितना अमाउंट करना, वो आई थिंक उनका वो जो पार्ट है बिल्कुल उन्होंने अच्छे से किया है। जो इनकी SIP है करीब 15,400 की SIP है इनके पास, अभी 20 साल का इनका समय है। और जो इनका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी तक जो उन्होंने बनाया है 5.52 लाख, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करें, अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो 2 करोड़ का इनका टारगेट जो है पूरा होगा। इसका रिटर्न जो है थोड़ा और बेहतर हो सकता है अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। इनके पास 15,400 के लिए करीब 9 फंड है इनके पास। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप है, उसको अगर ये कम करें तो इनका पोर्टफोलियो जो है बहुत और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो जो फंड जो रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे 3,300, ICICI प्रू, नैस्डैक वहां पे 2,000, ये 2 फंड जो है वो इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है, वो बने रहेंगे। ELSS में इनके पास मेरे एसेट ELSS है, मुझे लगता है उससे बेहतर ऑप्शन है अगर वो देखें मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर को, तो एक बदलाव वहां पे करना है। और जैसा कविता आपने बिल्कुल सही कहा कि इनके पास जो मिड कैप एक्सपोजर है वो दोनों के दोनों पैसिव स्ट्रेटजी से है। वो शायद इनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है या इंसिडेंटल भी हो सकता है।
तो कोई बात नहीं, दोनों के दोनों जो फंड्स हैं, क्योंकि दोनों एक ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो दो फंड रखने का मतलब नहीं है। उसमें से कोई भी एक फंड रखिए और जो पैसा है दो फंड में 1100 वो कुल मिला के 2200 रुपए एक ही फंड के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप अंदर भी इनके पास एक एक्सिस स्मॉल कैप है, एक कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है। मुझे लगता है इनको कंसोलिडेट करके एक फंड अच्छा रखिए आप। बंधन जो स्मॉल कैप है वो एक काफी अच्छा फंड है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। इसके अलावा इनके पास दो और फंड्स हैं, एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, ग्रो का आई थिंक बैंकिंग फंड है, और एक एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है। इन दोनों की जगह एक जो फंड कैटेगरी जो इनके पोर्टफोलियो से मिसिंग है, मुझे लगता है वो है लार्ज एंड मिड कैप। तो वहां पे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप रखें, तो जो गैप्स हैं वो पूरे होंगे, जहां पे ओवरलैप है वो कम होगा, फंड्स को कंसोलिडेट करेंगे, मॉनिटरिंग करना आसान होगा, और मुझे लगता है कि वो इन द लॉन्ग रन वो इफेक्टिव होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके लिए जानना कि ये जो फंड्स हैं हम आज के हिसाब से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही फंड्स आगे कंटिन्यू, इनके ऊपर मॉनिटरिंग करते रहिए, और कभी जरूरत पड़े तो उसको बदलाव कीजिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलरली उसमें बदलाव करना है, समय दीजिए। तो ध्यान रखिए कि वो फंड कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, तो कुछ बदलाव। और जैसा मैंने कहा, अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक, तो डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा करेंगे। चलिए, ICICI प्रू नैस्डैक 100 में और पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में आप रुके रहे हैं। ELSS कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर आपको बेटर बताया जा रहा है, और आप जो है कोई भी एक मिड कैप का फंड रख सकते हैं और निपॉन का रख सकते हैं, और साथ ही स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप आपको जो है रिप्लेस करने की सलाह दी जा रही है। ग्रो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में भी आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। HDFC के लार्ज एंड मिड कैप में आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है। कोई और सवाल? क्योंकि फंड्स पर सलाह अगर आप अभी नोट डाउन नहीं कर पाए हैं संजीव जी, तो हमारा शो यूट्यूब पर जाता ही है, आप वहाँ भी अपने फंड्स पर रिकमेंडेशन सुन सकते हैं। उसके अलावा और कोई सवाल है आपका? हाँ, मैं एक बात जानना था, जो मैंने आपको पहले बोला था, उनका अगर जवाब मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि आपको बंधन स्मॉल कैप में ही 2200 रुपए निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अच्छा, मैं एक फंड में 2200 करने से अच्छा होगा, या दो फंड में 1100 करके करने से अच्छा होगा? आपको यहाँ पर एक ही फंड में 2200 रुपए करने की सलाह दी जा रही है हेमंत जी की तरफ से। ओके मैम, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। रवि का सवाल हम लेंगे, रवि को कनेक्ट कीजिएगा। ओके, नमस्कार रवि, कहाँ से बोल रहे हो? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। ओके, आपने अपने पोर्टफोलियो में 12 फंड्स डाले हुए हैं। रवि, किसने रेकमेंड किए, पहले तो ये बताइएगा। 90% आपके शो का देख के क्या मैडम। तो मतलब जो जो सलाह दर्शकों को दी है वो सारे बटोर लिए आपने? जी जी जी। अच्छा, अच्छा, ये रणनीति नहीं, ये रणनीति आपको बैकफायर भी कर सकती है। कैसे करेगी वो हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन एक तो धन्यवाद शो देखने के लिए, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही संजीदगी से हमें फॉलो कर लिया, और थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करने में गलती हुई है आपसे, क्योंकि 12 फंड संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत भी होती नहीं है। अगर आप थोड़े फंड ले लें, वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के ले लें, तो आपके लिए पर्याप्त होता है। अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। आपने लिखा है कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और 4 साल या 6 साल दोनों में देखिए 2 साल का फ़र्क है, तो 6 साल पकड़ूं 1 करोड़ के लिए? जी जी जी। चलिए, ओके। ICICI प्रू में रिडीम करने पर सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही HDFC बैलेंस एडवांटेज में को लेकर भी आपको सवाल है कि प्योर इक्विटी में आप आए कि नहीं आए, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चलिए, 6 साल का समय है। गौतम, 12 फंड्स हैं रवि के पास, कह रहे हैं शो देखकर उन्होंने इकट्ठा किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गए हैं। ये बताइएगा कहाँ गलती हुई है? जी, तो रवि जी, ऐसा है कि जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है तो बनने के बाद हम ज़्यादा चेंजेस सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी आप चेंज करते हैं तो आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, एग्जिट लोड भी लग सकता है। इसलिए जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जब शुरू में निवेश कर रहे हैं, तब ज़्यादा बेहतर है कि आप स्कीम की सलाह ले लें। अभी जैसे आपके पास 12 फंड हो गए, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत यही आएगी आपको आगे जाके, हर फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक करके, इवेलुएट करके ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से फंड में निवेश रखना चाहिए या कौन से फंड में निवेश बढ़ाना चाहिए, कौन से फंड से निवेश हटाना चाहिए।
तो ये दिक्कत आती है ज्यादातर। आपका जो लक्ष्य है वो 6 साल में पूरा हो जाना चाहिए अगर 12% के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में रिटर्न मिला, क्योंकि आपका 50-55 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी, आपको 1 करोड़ का कॉर्पस पहुंचना है, तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आपका पहुंच जाएगा हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आप ये निवेश को जारी रखिए। अब रखेंगे। अब इसमें मैं अगर स्कीम्स देखूं तो 2-3 जगह पे मैं एक सजेशन दे सकता हूं। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये डायनामिक एसेट एलोकेशन और ये डेट वाला एलोकेशन वाले स्कीम्स रखने चाहिए कि नहीं। उसमें जो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है वो आप जरूर रखिए, उसको जारी रखिए। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड जो है वो एग्रेसिव हाइब्रिड है, वो भी आप रख सकते हैं, मगर अगर आपको इक्विटी एक्सपोजर और बढ़ाना है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी सी वीक भी चल रही है, ये पूरा हफ्ता ऐसे लग रहा है जैसे शायद वीक जाएगी, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आप अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा दें। तो आप वो भी देख सकते हैं। ये मूल्य हटा के आप SBI ब्लू चिप और कैनरा रोबेको ब्लू चिप में निवेश कर सकते हैं। आपका जो ब्लू चिप का एलोकेशन है वो कम है, सिर्फ 13% है इन प्योर ब्लू चिप स्कीम्स। और ये मैं पिछले अभी 10 महीनों से यही देख रहा हूँ कि काफी निवेशकों का ब्लू चिप में पोर्टफोलियो एलोकेशन कमजोर है। तो आप ये एक शिफ्ट ये कर सकते हैं। दूसरा चेंज आप जो कर सकते हैं वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, जो फिर से मिड कैप है, वहां पे आपका ऑलमोस्ट 30% का एलोकेशन है। वहां से आप 1/4 हटा के मेरे एसेट लार्ज और मिड कैप में डाल सकते हैं, तो उससे आपका थोड़ा लार्ज कैप का एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा। तो ये 2 चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। चलिए रवि, कोई सवाल पूछना है आपको? हाँ, मेरा पूछिए। मेरा एसेट का मल्टी कैप है, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी है और कैनरा रोबो का ब्लू चिप है। 2-2 लाख रुपए है तीनों में, तो इनको रिडीम कर दूं क्या? रिडीम करने की क्या जरूरत होगी गौतम, कि अभी वापस ना लगाएं बस? नहीं, अभी और कोई रिडीम ना करिए। अभी आपको इस स्कीम में रिडेम्पशन की जरूरत नहीं है। ऑल द बस जो बेस्ट मैंने रवि। बोला, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम जो है और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट जो है, ये पैसा आप दूसरे स्कीम्स में लगा दें। ऑल द बेस्ट रवि। आगे बढ़ते हैं और राजीव सिंह का सवाल मैं लेना चाहूंगी, फोन लाइन पे जुड़ भी गए मेरे साथ। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम नमस्ते, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। और राइट राजीव जी, आपने जो डिटेल्स दी हैं, 35,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट में। आपके पास निपॉन लार्ज कैप, PP फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा आपके पास है, और सुकन्या समृद्धि में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 25 लाख लमसम भी करने हैं आपको 15 साल के लिए। और ये बताइएगा कि ओवरऑल आपका 15 साल का ही है ना इन्वेस्टमेंट होराइजन सभी के लिए? यस मैम, यस मैम, यस मैम। कितना लमसम आपको इकट्ठा करना है? ऑलरेडी मैम मेरी दो बेटियां हैं, तो उनके लिए सेम पढ़ाई के लिए और शादी के लिए, मतलब जितना मैक्सिमम हो जाए, तो जितना मैक्सिमम सेविंग है। अभी मैंने 40,000 का SIP स्टार्ट किया, जो 35 था उसको मैंने 40 कर दिया है अभी। तो वो 40,000 रुपये पर मंथ SIP है और करीब 25 लाख का लमसम अमाउंट है मेरे पास, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी सेल किया था एक। ओके, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। हेमंत सर, मेरे ख्याल से राजीव का सवाल आपके पास होगा। हाँ जी, बताइए क्या बदलाव इनको करने चाहिए? यस कविता, आई थिंक पहली बात जैसा उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 15 साल है सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पे, जो अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इतने लंबे समय के लिए इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना बिल्कुल एक सही स्ट्रेटेजी है। एक चीज में मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा ध्यान की जरूरत है कि इनकी जो SIP का जो अमाउंट है वो 35,000 है, और सुकन्या में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों बेटियों के नाम पे वो कुल 25,000 रुपये हर महीना कर रहे हैं। अच्छी प्लान है, मुझे लगता है डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जा सकता है बेटियों के भविष्य के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बट मुझे लगता है इतने लंबे समय के लिए अगर आप प्रोपोर्शन देखें तो शायद वहां पे थोड़ा कम करके अगर इक्विटी में बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये बात सही है कि इक्विटी बाय नेचर एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, बट क्योंकि इतना लंबा समय और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक उनको बहुत ज्यादा
डरने की जरूरत है वॉलेटिलिटी से। ओवर ए लॉन्गर पीरियड अपने आप इवन आउट हो जाता है, बिकॉज आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करते हो। तो एक तो मैं चाहूंगा कि वहां पे थोड़ा सा बदलाव करें। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो में देखूं तो उनके पास आज 8 फंड है कुल मिला के। थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। जैसे अगर हम देखें लार्ज कैप में इनके पास एक निप्पॉन लार्ज कैप फंड है जिसमें 5000 की इन्वेस्टमेंट है, और एक SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट, वो एक अच्छी ऑप्शन है डेफिनेटली। तो आई थिंक कुल मिला के 10,000 की वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप में। अब वहां पे भी हमें पता है कि हालांकि थोड़ा सा एक्सपोजर है वहां पे इंटरनेशनली, बट मोस्टली जो पैसा है वो लार्ज कैप में है। तो मुझे लगता है कि जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से तो थोड़ा सा बायस है, वो होना भी चाहिए, बट ज्यादा मुझे लगता है एलोकेशन है तो वो उसमें अगर एक मल्टी कैप फंड देखेंगे जैसे कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की जगह, मैं क्वालिटी ऑफ फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो अगर वो बदलाव करें, उसमें जो पैसा है वो रखें आप उसको, लेकिन जो फ्रेश पैसा है जो आप वो अगर कोटक मल्टी कैप में डालें तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं इनके पास, एक्सिस स्मॉल और SBI। जैसे हमने पहले भी बात की, मुझे लगता है कि जैसे हमने बंधन की बात की थी या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, उनमें से एक फंड ले लें 3,000 का, और जो बाकी 3,000 है स्मॉल कैप है वो SBI कॉन्ट्रा इनके पास फंड है, काफी अच्छा फंड है। उसको अगर ये वहां पे ऐड कर दें उसमें, तो आई थिंक वो बिल्कुल तो पोर्टफोलियो बैलेंस के हिसाब से वो बिल्कुल सही रहेगा। वहां पे 25 लाख जो उनको इन्वेस्ट करना है इन्हीं फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल का समय है, प्रोपोर्शनेटली जैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली काफी बड़ी रकम है तो एक साथ नहीं लगाना है आपको। और जैसे हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी भी है, तो मुझे लगता है मिक्स करके आप लगा सकते हैं, जिसमें कुछ पैसा जो है लमसम लगे 30-40%, और बाकी जो है सिस्टमेटिकली वो द नेक्स्ट 6 मंथ अगर आप लगाएं तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। यूजुअली कई बार क्या होता है कि अगर आपका प्रोपोर्शन सही है, जो आप लमसम लगा रहे हो विजे भी जो आप SIP कर रहे हो, तब लमसम करने में प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अमाउंट जो है काफी ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि ये एक लमसम और STP के द्वारा इन्वेस्ट करें तो वो बेहतर है। कुछ बदलाव पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करेंगे और ये पैसे को आप लमसम और STP के द्वारा लगाएं। राजीव, काफ़ी विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है हर बारीक पहलू के साथ। क्या कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैम ये जो लार्ज कैप में 2 मेरे फंड है, एक अपन निपॉन का और एक SBI का, तो इनका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है। और हमने ये देखा है कि मैक्सिमम जो 80% जो लार्ज कैप होते हैं वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं अगर ETF लेना चाहता हूँ, एक अपन निफ्टी 50 और एक नेक्स्ट 50, तो वो सही रहेगा क्या? बिल्कुल। हेमंत सर, काफ़ी वाजिब सवाल है इनका, बताइएगा। आई थिंक अगर हम निप्पॉन लार्ज कैप को देखें कविता, तो उसने एक्चुअली बेंचमार्क को बीट किया है काफी समय तक। तो मुझे लगता है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक स्मार्ट बीटा फंड है जो हम इक्वल वेट की बात कर रहे हैं, और साथ में एक लार्ज कैप था एक्टिव में, तो मुझे लगा कि एज ए कॉम्बिनेशन वो इनके लिए वो सही रहेगा। क्योंकि एक्सपोजर लार्ज कैप में मुझे ज्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने रिकमेंड किया कि फ्लेक्सी कैप की जगह में वो मल्टी कैप ले लें, ताकि वो जो तीनों सेगमेंट का एक्सपोजर है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। राइट राजीव, ऑल द बेस्ट। अपना सवाल अपना भेजा, उम्मीद करते हैं कि बदलाव आप करेंगे पोर्टफोलियो में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और जितेंद्र संचानिया का सवाल मैं लूँगी। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल भेजा है। ICICI ब्लू चिप, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी, और इनके पास ICICI प्रो का मल्टी कैप भी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, और SBI का भी मल्टी कैप लिया हुआ है। लमसम HDFC डायनेमिक एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल रखा है। साथ ही टाटा लार्जर मिड कैप में भी पैसे डाले हुए हैं। कोटक का स्मॉल कैप भी है, और 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 15 साल में क्या रिटर्न होगा ये जानना चाहते हैं। और राइट, चलिए जितेंद्र का सवाल मेरे ख्याल से गौतम के पास है। गौतम, बताइए क्या बदलाव करने की सलाह देंगे आप इनको? गौतम, आप म्यूट पर हैं शायद। सॉरी, तो मैं कह रहा था कि जितेंद्र का जो पोर्टफोलियो है उसमें लमसम में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उनका सिप का पोर्टफोलियो देखूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड में इनका 29% एलोकेशन है, काफी ज्यादा है। तो ये मैं बोलूंगा कि ये यहाँ से हटा दें, और ये जो मूल्य है 2,000 रुपए का, ये ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में और बंधन कोर इक्विटी में आधा आधा करके डाल दें। तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में इनका 1,000 रुपए जा रहा है, तो उसको यहाँ से एक और 1,000 रुपए बढ़ा दे, और बंधन कोर इक्विटी
में ऐड कर दें। दूसरा, इनका जो एसबीआई मल्टी कैप फंड है, एसबीआई मल्टी कैप में 1000 जा रहा है, तो वो भी हटा के 500 रुपए बढ़ा दे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, और 500 डाले स्मॉल कैप स्कीम एचडीएफसी स्मॉल कैप की। तो इससे इनका स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर आ जाएगा, जो अभी सिर्फ मल्टी कैप के द्वारा था, और वो फंड ज्यादा अच्छा लगता है हमें। तो 500 रुपए एचडीएफसी स्मॉल कैप में, और ये जो 500 आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप में डालेंगे, उससे आपका मूल्य हो जाएगा 2500 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में। तो इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और बैलेंस्ड हो जाएगा। अब आई आपकी प्लानिंग की बात, रिटर्न की बात। हम हमेशा रिटर्न या तो 10 या 12% ही लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना इक्विटी और डेट का एलोकेशन है। क्योंकि पूरा इक्विटी का एलोकेशन है, तो इसमें हमने 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो आपका जो मूल्य है अभी 4,25,000, और सिप का जो 7,000 आप महीने का डालेंगे, वो 15 साल के बाद कुछ 55 लाख के आसपास बन जाना चाहिए 12% के हिसाब से। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से जो है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करना चाहिए और बदलाव करने चाहिए, और स्टेप अप जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के इन्वेस्टमेंट में, उस पर फोकस भी करना चाहिए। बहरहाल सवाल हमारे पास और भी हैं दर्शकों के, जब तक उनसे कनेक्ट होते हैं तब तक आप दोनों से ही चलिए बात कर लेते हैं बाज़ार की आज की चाल को लेकर, आज की कमज़ोरी को लेकर। और मेरे ख्याल से आज की एनएवीज़ अगर शायद म्यूचुअल फंड के निवेशक देखें तो शायद थोड़े से परेशान हो भी जाएंगे। हेमंत जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। अक्सर ऐसी बातें होती हैं कि बाज़ार में गिरावट हो या बाज़ार ऊपर जा रहा हो, एसआईपी के अगर आप निवेशक हैं तो आपको निश्चिंत होना चाहिए, और इसीलिए भी इसको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है, ताकि आपकी रातों की नींद जो है बाज़ार की इस तरह की चाल की वजह से ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में हमने ज़्यादा निवेशकों को आता हुआ देखा है बाज़ार में। एसआईपी के आंकड़े तो छुपे नहीं हैं किसी से, जो हर महीना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो ऐसे भी निवेशक हैं जिन्होंने बाज़ार की इस तरह की तेज़ी नहीं देखी है और इस तरह की एक दिन की गिरावट भी नहीं देखी है, जिसको हम सब करेक्शन का पहला फेज़ भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के निवेशकों को, हेमंत सर? हाँ, देखिए कविता, अगर हम रिसेंट में देखें तो 2 बार हमने ऑलरेडी ऐसे 2 ओकेजन्स में हम देखा कि काफी बड़ा मार्केट में हुआ। जिस दिन जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उस दिन, और बजट के दिन भी हमने देखा, और उसके बाद मार्केट में रिकवरी हुई। इस बार थोड़ा सा फर्क ये है कि जो हम मार्केट में जो भी गिरावट देख रहे हैं अभी, वो करेक्शन है कि नहीं वो तो आगे जाके पता चलेगा। अभी जो गिरावट हम देख रहे हैं वो ऑब्वियसली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा है यहाँ पे। तो यस, आई मीन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, जो काफी समय से एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने मार्केट में इस तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं ऑफ कोर्स, तो उनको शायद उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो। जिन इन्वेस्टर्स ने रिसेंटली इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज एज एन इन्वेस्टर ये है, आप ये याद रखिए कि आपने एसआईपी से इन्वेस्ट क्यों किया। 2 बड़े कारण हैं जिसके कारण से आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो। एक तो ये कि आप रेगुलरली छोटा कंट्रीब्यूट करके एक बड़ी रकम बनाना चाहते हो। दूसरा, आप एक मार्केट लेवल पे पूरा पैसा कमिट नहीं करते हो। तो होता क्या है नॉर्मली, बिकॉज आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, डिफरेंट डेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। यानी इनफैक्ट मुझे लगता है कि थोड़ी सी अगर करेक्शन हो भी और थोड़ा सा मार्केट बहुत ज्यादा अगर वोलेटाइल ना होकर थोड़ा स्टेबल भी रहे, तो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए थोड़े से नीचे लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए। बट ये जैसा मैंने कहा, वो करेक्शन है कि नहीं वो डिपेंड करेगा, ये ग्लोबल फैक्टर की वजह से है। ऑब्वियसली थोड़ा सा डर ये है कि यूएस में रिसेशन है कि नहीं। अगर मान लीजिए यूएस फेड ने रेट कट किया आउट ऑफ टर्न, तो ऑब्वियसली मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। बट मेरा हमेशा ये मानना है कि आप मार्केट मूड के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी बदलाव मत कीजिए। अगर आपने अपनी एसेट एलोकेशन ठीक रखी है, आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अगर क्लियर हो कि आपका टाइम होराइजन कितना है और आपकी फंड सिलेक्शन अच्छी है, ये कुछ चीजें जो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले करनी है, अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ये मार्केट में वॉलेटिलिटी एक नेचुरल फिनोमिनन है, वो आता जाता रहेगा, डिफरेंट कारण से होता रहेगा। बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टर, अगर आप बहुत क्लियर हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग, आप उसको कंटिन्यू करते रहें। राइट, गौतम, आपकी भी क्या सलाह होगी दर्शकों के लिए? जी, जो हेमंत जी ने बोला लगभग उसी के लाइन में सेम चीज बोलूंगा, बस थोड़ा अलग तरीके से। मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं। आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर की तरह बिहेव ना करें। तो
जब मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव आता है तो काफी इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनको भी कुछ एक्शन करना चाहिए, थोड़ी ट्रेडिंग करनी चाहिए, अभी निकाल लेते हैं पैसा, एक हफ्ता वेट कर लेते हैं, फिर मार्केट वापस स्टेबल हो जाएगा, फिर वापस डालेंगे। ये सब चीजों से बचें, ये गलतियां ना करें। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप इस मौके को देख के एक तरीके से ये समझिए कि मार्केट में सेल चल रही है, वही चीज जो आपको फुल प्राइस पे पहले मिल रही थी अभी डिस्काउंट पे मिल रही है, तो आपका सिर्फ अभी और सस्ते में लेंगे तो और डाउन जाएगा तो अच्छी बात है आपके लिए। भले पोर्टफोलियो गिर रहा है मगर आपका जो फ्रेश पैसा जो आप सबके द्वारा जा रहा है उससे आपको और सस्ते में सेम चीज मिल रही है, आप बिजनेसेस खरीद रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में फायदा ही होने वाला है। तो ये सब चीजें हेल्दी हैं इन लॉन्ग टर्म बुल रन स्टोरी लाइक इंडिया। तो ये एक तरीके से अच्छी बात है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है। और राइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया और उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद। और शो को मैं समाप्त करूं जाते जाते आप सभी को छोड़ जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब आईडी के साथ, ताकि आपके सवाल हम तक पहुंचते रहें। नमस्कार।